सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नज़ीर, पाक भारत सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन उसके बाद अभी बहुत सारे इम्तिहान हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे हमारी हुकूमत, हमारी फोर्सेस नब्ज़ आज़मा है। उनमें से जो सर फहरिस्त है वो शायद जो फौरी हल होने वाला है वो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है। DGISPR ने कल एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इस मामले पर भी बात की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसके नताइज दहाइयों तवील होंगे और ये पाकिस्तान की धमकी नहीं है। पाकिस्तान जो कहता है वो करके दिखाया है, माजी इसका गवाह है। अब बात आ जाती है भारतीय नैरेटिव की, जो कि कहीं भी सेल नहीं हुआ और शायद इसी वजह से कि एक और उम्मीद के तौर पर भारत ने एक बड़ा लंबी चौड़ी अपनी एक डेलीगेशन अपना तरतीब दिया है जो ममालिक में जाएगा और अपना नैरेटिव सेल करने की कोशिश करेगा, उनको बताने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जो बरतानवी पार्लियामेंट की एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मसला कश्मीर और एटमी जंग के खदशा जाहिर किया गया था। मैं उसकी कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखती हूँ। उस भारतीय रिपोर्ट में मसला कश्मीर को एटमी जंग का पेशखेमा करार दिया गया है और आलमी बरादरी को नोटिस लेने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। कहा गया है कि भारत ने हस्बे रिवायत बगैर किसी सबूत के इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और पाकिस्तानी इलाकों में फ़ौजी हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के रद्द अमल का तकाबली जायज़ा भी लिया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी, ज़ब्त और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए अपना दिफा किया, जबकि भारत की जानिब से ताकत, धमकी और इल्ज़ाम तराशी का सहारा लिया गया। रिपोर्ट में भारत की हटदर्मी पर तनकीद भी की गई है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुसलसल नज़रअंदाज करते हुए मसला कश्मीर को आज तक हल होने नहीं दिया गया। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। सीज़ फायर के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन के बाद जो इंटरनेशनलाइज हुआ है मसला कश्मीर, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इन पे और कुछ तमाम मुख्तलिफ नुकात पर जो सीज़ फायर के बाद हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जो मराहिल हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। मलिया लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्लोमेट हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव टू द UN, फॉर्मर एम्बेसडर टू US एंड UK। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैम, हमने ये अभी जो डेवलपमेंट है लेटेस्ट, उसमें भारत ने भी अपनी एक डेलीगेशन, अपना एक बड़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है। लाइकवाइज पाकिस्तान ने भी किया है, सिफारती राब्ते करेंगे, ममालिक में जाएंगे। भारत ने तो बड़ा लंबी चौड़ी उसकी फहरिस्त। दूसरी तरफ जो बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकाती रिपोर्ट जिसका हमने जिक्र भी किया, बज़ाहिर सिफारती जो महाज है, जो फ्रंट्स है डिप्लोमेटिक, उसमें भारत को नाकामी हुई है। क्या ये नाकामी की वजूहात क्या रही होंगी? भारत तो बड़ा पोर्ट्रे करता रहा कि जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ऑलमोस्ट दोस्तियां हैं, बड़ी कोशिशें, सारी कुछ उनकी एफर्ट्स रही हैं। सो व्हाट वाज द एग्जैक्टली रीज़न? देखिए, भारत ने जिस किस्म का रेकलेस कोर्स फॉलो किया और मिलिट्री एस्केलेशन की, पहले तो हमला कर दिया पाकिस्तान पे, जबकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, बैनुल अक़वामी बरादरी थी, वो तो यही बार बार कह रही थी कि रिस्ट्रेंट दिखाएं, तहम्मुल से काम लें। तो भारत ने नहीं सुनी, अमेरिका की भी नहीं सुनी, हमला किया। और उसके बाद भारत ने एश्योरेंस दी अमेरिका को कि वो 7 मई के बाद और कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद 2 दफ़ा उन्होंने फिर हमला किया, पहले ड्रोन्स के साथ और फिर उन्होंने, जैसे आपको मालूम है, पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट किया और अटैक किया। तो जाहिर है एक तो ये पहलू था कि उसकी जो भारत की जो एस्केलेटरी मूव्स थी, वो जाहिर है दे डिड नॉट गो डाउन वेल विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। फिर भारत का जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिस तरह से उन्होंने सस्पेंड की, वो भी एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था। उसका भी भारत ने ये देखा कि उनको कोई डिप्लोमेटिक बैनुल-अक़वामी सतह पे सपोर्ट, हिमायत नहीं मिली। तो उसकी वजूहात आपके सामने हैं, उनके अपने एक्शंस थे। लेकिन मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा मोहतात भी रहना चाहिए इस बात से कि भारत के काफ़ी, जैसे आपने भी कहा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं जो कि उनकी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी पे मबनी हैं।
स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स हैं। तो बहुत दफ़ा ये होता है कि जो उनको डिप्लोमेटिक सेटबैक तो ज़रूर हुआ, लेकिन बहुत दफ़ा ये भी होता है कि वो आर्जी होता है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठाता है और भारत और क्या करता है जिससे कि वो अपने लेट्स से लॉसेस को रिकूप कर सके और अपनी जो डिसएडवांटेज पोजीशन है उसको रिवर्स कर सके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो अब इसमें तो कोई राय नहीं है, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो कुछ हुआ, फिर भारत का जो नैरेटिव था, जिस तरह से उसने एस्केलेट किया, उसको किसी ने बाय भी नहीं किया। आपने इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ामात की बुछाड़ की, आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, आपको कहा रुक जाए, आप नहीं माने। तो लेकिन वो नैरेटिव बाय नहीं हुआ। इंटरनेशनली आलमी सतह पे भारत जो है वो तनहा भी रहा। लेकिन अब जो उन्होंने एक शुरू किया है कि जी हम 36 ममालिक में हमारे डेलीगेशंस जाएंगे, क्या बताने जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे हम उनको ब्रीफिंग देंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो इल्ज़ामात वो लगा रहा है अब उसको दुनिया बाय करेगी या कुछ नया करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो कबल उस वक्त होगा कहना। हम कैसे कह सकते हैं कि अभी डेलीगेशन गई नहीं है और हम पहले से ही उसका नतीजा जो है उसको बैठ के तज्जिया करके बैठ जाएं और कंक्लूड कर लें। मालूम नहीं, अभी हमें मालूम नहीं कि ये कैसे इसको देखा जाएगा इंटरनेशनली। लेकिन जाहिर है जो बातें करते रहे हैं उनके वज़ीर आज़म और उनके बाकी ऑफिशियल, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि फोकस सारा उनका टेररिज्म पे होगा और यही वो कोशिश करेंगे बताने की इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि टेररिज्म की वजह से ही इस ख़ित्ते में लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है और उससे फिर भारत मजबूर हुआ अपने मिलिट्री एक्शन लेने के लिए। अब किस हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट करती है या कन्विंस होती है, अभी हमें देखना है। ठीक है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की, वो उस कॉन्टेक्स्ट में की कि जो ख़बरें आई कि जी इंडिया के तालिबान के साथ ताल्लुकात या रवाबित या कुछ मुलाकात, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जिसके ताने हमें दिया करते थे कि ये तालिबान के साथ मिलकर ये कर रहे हैं या तालिबान जो है वो एक प्रॉक्सी वॉर और वटेवर, आज वो उनके साथ खड़े हुए। आपको लगता है कि ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरा हो सकता है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान तो ख़ुद टेररिज्म का बड़ा विक्टिम रहा है, हमने तो कितनी जानें कुर्बान की हैं। तो आने वाले वक्त में ये वाला ऐसा कोई नेक्सस विल इट वर्क? मैं नहीं समझती ऐसी कोई चीज़ है और ऐसा कोई ख़तरा है। पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात हैं काबुल के साथ और अभी रिसेंटली ही हमारे वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब तशरीफ़ लेके गए थे अफ़गानिस्तान और काफ़ी अरसे बाद उस अरसे में जबकि तनाव रहा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 1-1.5 साल से ज़्यादा, बल्कि तो डार साहब के विज़िट के बाद आप कह सकते हैं कि एक एफ़र्ट की गई टू रीसेट द रिलेशनशिप और उसको मामूल पे वापस लेके आए। साथ साथ जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जो कि किसी हद तक बंद हो गई थी, सस्पेंड हो गई थी, वो फिर से बहाल हुई है, री इंगेजमेंट हुई है। फिर ये कि देखें, अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, उनका नेबर पाकिस्तान है, भारत नहीं है, तो उसकी कुछ स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशंस हैं। तो जो पाकिस्तान का रोल है अफ़गानिस्तान के साथ, भारत वो नहीं प्ले कर सकता, बिकॉज़ ट्रांजिट ट्रेड और बाकी और भी जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं उसके लिए तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा अहम है ना। तो ठीक है, भारत कोशिश कर रहा है कि उनके ताल्लुकात बने तालिबान अथॉरिटीज़ के साथ, तो ठीक है, उनको करने दें, लेकिन मैं नहीं समझती उससे कोई पाकिस्तान को ख़तरा है। यू आर वेरी ट्रू, क्योंकि जैसे ये चीज़ें शुरू हुई हमने ट्रेड सस्पेंड की थी, बट जो अफगानिस्तान के ट्रक वहाँ पर थे तो उनके कहने पे हमने उनको जाने दिया। एक और चीज़, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने जो सस्पेंड किया है, ऑल्दो कि जो एग्रीमेंट है वो सस्पेंड करने का तो प्रोविज़न ही नहीं है, लेकिन बहरहाल किया है। DGISPR ने भी किया है कि अगर इसको कंटिन्यू रखा या भारत ने ये आबी जारियत की और इसको किया तो फिर ये दहाइयों तक चलने वाली जंग हो सकती है। अब मामला ये है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये हो कि इसको जो सस्पेंड किया है इसको रिस्टोर करें या ये ख़त्म करें। इसके लिए क्या करना होगा या क्या किया जा रहा है अभी आपकी नज़र में? देखिए, अभी फ़िलहाल तो फोकस सारा सीज़ फायर पे है। जो सीज़ फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग को रोकने के लिए,
फोकस उस पे है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए कि वो अभी भी बहुत ही फ्रैजाइल है और उसको फेज़ वाइज उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। इस दौरान पाकिस्तान को भी वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा रिव्यू करने के लिए कि उनको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या करना चाहिए, कौन से लीगल रास्ते हैं पाकिस्तान के पास, कौन से सफारती रास्ते हैं पाकिस्तान के पास। मैं नहीं समझती अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई फ़ैसला हुआ है और ये ठीक बात है, बिकॉज़ फ़ैसला करने के लिए पाकिस्तान को बहुत ही केयरफुली सोचना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता अपनाना है जिससे कि पाकिस्तान को एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो नतीजा मिले जो वो चाहता है। लेकिन एक चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ठीक है, इसकी सस्पेंशन से, ट्रीटी की सस्पेंशन के बहुत ही दूर दराज इम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में भारत के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिससे कि वो या पानी रोक सके या पानी को डाइवर्ट कर सके। तो ये भी पॉइंट हमें अपने सामने रखना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैनिक नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा जिक्र कश्मीर का, क्योंकि बड़े अरसे बाद हमने ये देखा है, शायद दहाइयों बाद हमने देखा है कि जो कश्मीर का मामला था वो इंटरनेशनलाइज हुआ है। इस वक्त का भी या इस मूव का भी फौरी तौर पे फ़ायदा उठाते हुए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? क्योंकि आज भी उम्मीद थी कि DGMOs के दरमियान रब्ता होगा, और लेकिन भारत बहरहाल इतना आसान तो नहीं है भारत जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। क्या आपकी रिकमेंडेशन या सजेशंस हो सकते हैं इसके लिए? अव्वल तो ये कि DGMOs की जो बातचीत होती है वो टैक्टिकल टेक्निकल लेवल पे होती है, वहाँ इस तरह के इश्यूज डिस्कस नहीं होते, ये सियासी लेवल पे होते हैं, एक डिप्लोमेटिक लेवल पे होते हैं। DGMOs का डिप्लोमेटिक चैनल नहीं है, उनका एक मिलिट्री टेक्निकल चैनल है। ठीक, इसके लिए भी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि किस किस्म की सफारती मुहिम फिर से वो रिन्यू करें। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक इनफॉर्मल मीटिंग ज़रूर बुलाई जब ये क्राइसिस शुरू हुआ, और वहाँ पर हमारे नुमाइंदे ने ब्रीफ किया ना सिर्फ उस क्राइसिस के बारे में, लेकिन उस बैकग्राउंड के बारे में जिसकी वजह से क्राइसिस होती है, और वो है अनएड्रेस्ड इशू ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है हमें वही वाली बात है कि देखना चाहिए कि किस तरह से हम प्रेशर डाल सकते हैं भारत पे। लेकिन फ़िलहाल तो भारत ने यही कहा है कि ना वो हमसे कोई बात करने को तैयार हैं किसी किस्म की, और किसी इशू पे भी सिवाय टेररिज्म। और कश्मीर का तो आपको पता ही है, वो कह चुके हैं कि जी कश्मीर तो सारा हमने रिजॉल्व कर लिया इंटरनली, और अब जो रह गई है बात वो है कि जी आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है गैर कानूनी तौर पे। अब उनका देखें ये मौक़िफ़ है और हम सिर्फ उस पर बात करेंगे, तो ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। तो अब देखना ये है कि वो डायलॉग तो मुझे नहीं लगता कि किसी वक्त जल्दी शुरू होगा, या कश्मीर में कभी हो भी सकेगा कि नहीं, जब तक कि इंटरनेशनल प्रेशर ना आए इंडिया पे, और पाकिस्तान की तरफ से भी उस किस्म का प्रेशर ना आए कि वो मजबूर हो कश्मीर पे बातचीत के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ज़ाहिर है मोदी का अपना एक पॉलिटिकल जो है करियर है वो भी स्टेक पर है, जितनी उनकी बैशिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो मीडिएशन का रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और बड़ा कैटेगोरिकली शुरू में भी कहा कि जो ये करेगा सीज़ फायर उसके साथ ट्रेड होगी, जो नहीं करेगा उसके साथ ट्रेड नहीं होगी। फिर उन्होंने मसला कश्मीर पर ही बात की, फिर डिनर पर बिठा देने तक की बात की। भारत की हरदर्मी है अपनी जगह कि जी ये बायलैटरल होता मामला वही रहेगा। अब ऐसे में अमेरिका किस हद तक प्रेशर बिल्ड कर सकता है? क्या ट्रेड वाकई रोकने का कोई ऐसा चांस हो सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट तो कर चुके हैं। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि सदर ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा कदम होगा जिससे कि वो भारत के साथ अपनी बिज़नेस ख़त्म कर दें अपने मुल्क की। भारत के साथ उनकी ट्रेड बहुत ही सिग्निफिकेंट है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं समझती कि उस पर कोई असर पड़ेगा। और दूसरा ये कि देखें, अभी हमने देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स किस हद तक इंगेज रहता है। जैसे कि आपको मालूम है इस वक्त US के एजेंडा पे बहुत सारे इश्यूज हैं, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील, अभी वो मिडल ईस्ट से मल्टी बिलियन भी नहीं $ट्रिलियन की डील्स लेके गए हैं वापस सदर ट्रंप। जी जी, मिडल ईस्ट उनके फोकस में है, यूक्रेन की जंग है,
तो अब ये सारे ग्लोबल इश्यूज़ में सवाल ये पैदा होता है जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, कि आया इतने क्राउडेड ग्लोबल एजेंडा में क्या कोई सस्टेन्ड यूएस इंगेजमेंट रहेगी, या अमेरिका क्या तैयार होगा अपना डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कैपिटल खर्चने के लिए इंडिया पाकिस्तान का किसी किस्म का rapprochement लाने के लिए। ये सवालिया निशान है। जैसे मैंने कहा, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है फ़िलहाल। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मलिया लोधी साहब आपके टाइम का। वो कर रहे थे मलिया लोधी साहिबा से, और बड़ी प्रैक्टिकल वो बात कर रही थी। डेफिनेटली बड़े स्टेक्स हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमेरिका और इंडिया के, तो इतना आसान नहीं होगा कि वहाँ से आप सारी ट्रेड ख़त्म कर दें। लेकिन बहरहाल जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है और मसला कश्मीर को उजागर किया है और उसको हल करने की भी बात की है, तो शायद सूनर और लेटर भारत को इसको मानना पड़ेगा और टेबल पे आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें वक्त दरकार है। प्लस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो कह रही है भारत के पास फ़िलहाल ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है कि वो पानी रोके, और हमें भी कोई जल्दी नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं कि क्या आने वाले वक्त में पीटीआई की स्ट्रैटेजी चेंज होने जा रही है। क्या पीटीआई कोई तहरीक चलाने के मूड में है? क्या ये जो पॉलिटिकल सीज़ फायर की बातें हो रही हैं ये मटीरियलाइज हो सकेगा या नहीं? ब्रेक लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब और फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं दोबारा खुश आमदीद। अब मामला कुछ यूँ हैं कि हमने देखा और तारीख गवाह भी है कि जिस वक्त पाकिस्तान पे कड़ा वक्त था, एक मुश्किल वक्त था, और पाकिस्तान ने उस मुश्किल का ना सिर्फ सामना किया बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और फिर एक सीज़ फायर हुआ। वो एक सीज़ फायर तो हो गया जो कि जंगी मैदान में था, लेकिन दूसरा एक सीज़ फायर जो कि सियासी सीज़ फायर जिसका नाम दिया जा रहा है, ऑल्दो कि अगर मैं उसको कहूँ कि अभी भी सेमी सीज़ फायर तो है, लेकिन क्योंकि अभी भी जो अपोजिशन है या जो गवर्नमेंट है, पिछले जो हमने शुरुआत से देखा जब से ये पाक भारत मामला शुरू हुए कि यकजहती भी नज़र आई, सियासी यकजहती भी नज़र आई, पार्लियामान में भी अच्छी अच्छी तकरीरें हुई। तमाम के तमाम पार्लियामान जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं, वो रियासत के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन ये जो मोमेंटम है, क्या ये तूल पकड़ेगा या इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेक श्योर करेगा, और मेक श्योर करना डेफिनेटली बड़ा अहम है। आने वाले वक्तों में कहा यही जा रहा है कि ख़तरा अभी टला नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको सिफारती सतह पर भी जो वफूद बन गए वो विज़िट करेंगे, अदरवाइज़ भी अब जो चैलेंजेस हैं, जो मसला कश्मीर एक दफ़ा उजागर हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी हमें दोबारा रिस्टोर करना है, टेररिज्म के हवाले से इंडिया और तालिबान के जो राब्ते हैं उसमें हमें कोई मुश्किल हो सकती है या ख़तरा हो सकता है। तो ऐसे में जो सियासी जो एक पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, वो क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? और अगर हमें हारमनी और यकजहती की तरफ जाना है, कंसिलिएशन की तरफ जाना है, तो वो क्यों कर मुमकिन है और क्या कोई चाहता भी है? इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, सीनियर लॉयर हैं, पीटीआई के स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आमिर इलियास राना साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ है एक्सप्रेस न्यूज़ इस्लामाबाद के, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। अच्छा, तो फैसल चौधरी साहब, आपसे बात का आगाज़ किए लेती हूँ मैं। राना साहब जो है वो थोड़ा दूर है, आप ज़रा करीब हैं, तो इस गुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए ये जो सियासी हम सेमी सीज़ फायर है, मतलब अभी तक वो वाली दोबारा से नहीं हुआ, लेकिन इस मोमेंटम को कंटिन्यू रहना चाहिए, और क्या कंटिन्यू रखना हुकूमत वक्त की ख्वाहिश है? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने नया शो, थैंक यू, नए चैनल के ऊपर, और शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, जो सीज़ फायर वो तो जंगी टर्म है, सियासत में तो आप रिस्ट्रेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट्रेंट अच्छी चीज़ है और अभी मुल्क को ज़रूरत भी है। हम एक बहुत बड़े मार्के से नबर्द आज़मा हुए हैं, और पूरी कौम और फ़ौज पाकिस्तान की, हमारी सियासी जमातों की, हमारे मीडिया की बहुत बड़ी जीत है। इस को जिस तरह कहते हैं ना कि हमने इसको बिल्डअप कैसे करना है, इसको आगे कैसे लेके जाना है, कि सारे मार्के में आपने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऐसी हुई हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांस वॉरफेयर में हमारी बरतरी, हमारी दिलेरी फ़ौज पाकिस्तान की, जो हमारी कमांड है, उनकी जो इस वक्त फ़ौज की कमांड है, आर्मी चीफ हैं या हमारे नेवल चीफ हैं,
दिलेरी भी एक्सपेक्ट नहीं नहीं, करते? आप फौजी से दिलेरी के अलावा कोई और चीज़ एक्सपेक्ट की नहीं जाती। जैसे डॉक्टर से आप शिफा की तवक्को करते हैं, वकील से जहानत की तवक्को करते हैं, सहाफ़ी से सच की तवक्को करते हैं, तो फौजी से दिलेरी की तवक्को करते हैं। सो वो तो तवक्को हमेशा रही। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी फ़ौज हो, देखिए हिस्टोरिकली भी जब जो फातेह है वो उसके अपने घर में बुनियाद मजबूत रही तो वो पूरी दुनिया की फ़तह करते रहे। जब सिकंदर आज़म के घर की फ़ौजों का और पीछे से प्रॉब्लम शुरू हुआ तो वो भी उसको रिट्रीट करना पड़ा। तो अगर आपने एक फ़तह हासिल की है तो उसको फिर आपको कायम रखने के लिए फिर आपको अपने घर में एक अमन, इस्तेहकाम और शांति जो है वो ज़रूरी होती है। हमारा जो दुश्मन है वो बड़ा कनिंग है, बहुत मकार है। हिंदुस्तान से आप किसी किस्म मतलब इन शॉर्ट ये कि पीटीआई कम से कम चाहती है कि अब घर में अमन शांति हो, चीज़ें बेहतर चले। देखिए पीटीआई में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सेन एलिमेंट्स हैं, गौर खान जैसे, अली अमीन जैसे, हम जैसे छोटा चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। हम ये हमेशा से कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात कीजिए और सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात कीजिए। ये जो आप इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करने की कोशिश करें वो उसका रास्ता शायद सियासी जमातों के थ्रू जाएगा। तो ये बात अब समझनी पड़ेगी। जो हॉक्स है उनकी वजह से इमरान खान साहब की ज़ात को काफ़ी नुकसान हुआ है और होने का एहतमाल भी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आमिर इलियास राणा साहब जरा अपना टेक दीजिएगा कि आप इस बात से एग्री करते हैं? इस बात से तो डेफिनेटली करेंगे कि अमन हो, शांति हो, ये चीज़ें इसी तरह से चलें, जो कुछ हमने पाया है उसको इस तरह से आगे मटेरियलाइज करें। बट ये जो उन्होंने बात की ना अमन शांति, लेकिन आपकी नज़र में क्यों और कैसे होगी? हॉक्स की उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि डायरेक्ट बात नहीं होगी, सियासी जमातों के थ्रू बात होगी, लेकिन क्या सियासी जमातें यानी गवर्नमेंट उतनी ही संजीदा है जितनी संजीदगी से बात फैसल साहब ने की है? फैसल भाई ने चूंकि खुद अपना नाम ले लिया तो बात ख़त्म होगी। मैं तो खुद इनको समझता हूँ और इमरान खान का उन लोगों ने नुकसान कराया है जिन्होंने फैसल की मुलाकात ख़त्म कराई है। क्योंकि अगर कोई सेन वॉइस जाती है और मशवरा दिया जा सकता है तो इस तरह के लोग दे सकते हैं जो सियासी फहम भी रखते हैं, वकालत भी रखते हैं, पार्टी सियासत इनकी घुट्टी में है। तो इन लोगों को हटा के अगर वो ऐसे लोगों को लेके जाएंगे, मतलब सलमान अकरम राजा या बाकी लोग जो हैं वो सियासत में अभी नए नए आए हैं, तो वो कोई टीचर बन के नहीं काम कर सकते सियासी जमातों में, आप हेडमास्टर बन के नहीं कर सकते काम। तो इमरान खान साहब को इस तरह की वॉइसेस मिलनी चाहिए। बिल्कुल इन्होंने नाम ठीक लिया बैरिस्टर गौहर का। आप देखें ना कि किस तरह बैरिस्टर गौहर असम्बली में अच्छे अंदाज में बात करते हैं और उमर अयूब जो हैं फील्ड मार्शल के पोते हैं वो लग जाते हैं कि जैसे वो फील्ड मार्शल लगे हुए हैं इस वक्त। इमरान खान वज़ीर आज़म का नाम लिया और सारी चीज़ों पे पानी बहा देते हैं। आपने जो सवाल किया वो था कि गवर्नमेंट किस तरह ऑफर करे, आप मुझे बताएं। कोई तीसरी चौथी दफ़ा इस टर्नओवर में शहबाज शरीफ ऑफर कर रहे हैं इस कौमी यकजहती के मामले पे, जिसमें पार्लिमानी क़यादत ने बिल्कुल सेनेट और कौमी असम्बली में तमाम सियासी जमातों ने करारदादें मुश्तरका तौर पर पास कराई, वहाँ शहबाज शरीफ ने ऑफर की। तो ये बात तो इन्हें पकड़ लेनी चाहिए। देखिए आप इनकलाब नहीं ला सके, आप सड़कों के जरिए कुछ नहीं कर सके अब तक, आप लोगों की इवन जमानतें कराने में मुश्किल में फंस जाते हैं, लंबा अरसा आम वर्कर खराब हुआ। तो जो पोलिटिकली आपको कहते हैं ना शाखे जैतून फराहम कर रहा है ओलिव ब्रांच, तो फिर आपको उसको देख लेना चाहिए कि आपके लिए रास्ता क्या है। फौज से आपने हर तरह के मुज़ाकरात करके देख लिए, जवाब क्या मिलता है। बैरिस्टर गौहर की एक पब्लिक मुलाकात हो चुकी हुई है ना, जिसको ऑन भी किया उन्होंने कि आर्मी चीफ से वो पेशावर में मिले थे और सारी बातें करके आए थे। तो रास्ता ये है कि जो पब्लिकली के सियासी जमातों से बात करें, 9 मई पे माफी मांगे। बहुत सारे लोगों को चिढ़ है, लेकिन फौज की बात बुलाई नहीं जा सकती। वो खड़े में उस बात पे कि आपने जो मुल्क के साथ किया है। देखें जो वहां पे जवाब देना था ना इंडिया को, वो जो आपने कहा ना पाकिस्तान पे कड़ा वक्त, शायद वो इसलिए होता है कि जंग एक कड़ा वक्त होता है, लेकिन हम जैसे चंद लोगों को अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम तो बड़े खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि इस दफ़ा इंडिया को पता लग जाएगा कि हमारी एयर पावर क्या और हमारा जो कंबाइंड सिस्टम हमने बनाया तीनों फोर्सेस का वो जवाब किस तरह मिलेगा था। मुझे एक लम्हे के लिए भी टेंशन नहीं हुई। यकीन माने, ये अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, पाकिस्तान की फोर्सेस पे है कि हमारे लोगों ने जब ये नूर खान बेस की खबर आई ना तो ज़रा मुझे टेंशन नहीं थी कि हम इनका वो बंदोबस्त करेंगे कि इन्होंने वो मौका दिया और हमने कर दिया। सियासत में इन्हें पीटीआई को अब अपना बंदोबस्त सियासी तौर पर कर लेना चाहिए, क्योंकि BLA और TTP की तो अब बारी आ रही है। ये उस सफ में न जाके खड़े हो जाए। गुस्से में अपने वॉरियर्स जो इन्होंने सोशल मीडिया पे छोड़े हुए ना, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, वो इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता नहीं बना रहे सिवाय इसके कि वो मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ये भी आपने इम्पोर्टेंट बात की। अच्छा, जो हॉक्स की बात की है ना, तो
इमरान खान साहब ज़ाहिर बानी भी हैं, इतना लंबा उनका तजुर्बा है, उन्होंने पूरी टीम बनाई है, हॉक्स से तो वो भी वाकिफ़ होंगे कि क्या हॉक्स जो हैं वो उनको सूट करते हैं। दूसरी बात जो आमिर इलियास राना साहब ने की है, क्या पीटीआई अपनी स्ट्रैटेजी कोई बदलने की कोई ये कोई अंदर कोई ख्वाहिश तो नहीं, लेकिन सोच पाई जा रही है, या समझ रहे हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि बस बहुत लड़ लिए? देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है ना वो डे टू डे अफेयर होता है और रियलिटीज़ की गेम है। ट्रू। आपको पाक भारत जब टाकरा हुआ और पहलगाम अटैक के बाद जो बिल्डअप हुआ 30 अप्रैल को, जो इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अनइक्विवोकली कोई लगी लपटी रखे बगैर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का इंदिया दे दिया और उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के एग्रेशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बिल्कुल साथ। और वो फिर बाद में भी खड़े हुए, बार के बाद भी उन्होंने एक मैसेज दी। गुजारिश ये है कि ये जो हॉक्स अपनी तरफ से बने फिरते हैं, इनके पास कैपेसिटी भी नहीं है पॉलिटिकल इवेंट्स क्रिएट करने की। या तो आप कोई जो सियासत हो सियासी तरीके से होगी, अस्करी तरीके से तो नहीं होगी, अस्करियत अस्करी तरीके से होगी, सियासी तरीके से नहीं होगी, क्योंकि दोनों फील्ड डिफरेंट हैं। आप जो मर्जी आप तुरम खान हो, आप फौजों से नहीं लड़ सकते और ना लड़ना चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। और आम से आम मुल्क की फ़ौज भी जो है वो नहीं लड़ सकती। पाकिस्तान फ़ौज तो बहुत तगड़ी है। आपको इनके साथ ही बात करनी पड़ेगी, हुकूमत और सियासी जमातों के साथ। और जो अब मुझे बताइए ना कि ये सोशल मीडिया पे जो लोग बातें कर रहे थे, क्या कमाया उन्होंने? इन सब को जो है प्रॉब्लम जो हमारे लोगों को समझ में नहीं आती, और क्योंकि हमारे जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग हैं वो यंग हैं, जज्बाती हैं, और सियासत से वो उनकी नहीं समझ। देखिए जो भी है फैसल साहब, अगर खान साहब की एक ट्वीट आ जाएगी कि स्टॉप इट, नहीं, खान साहब ने तो ट्वीट देखे, खान साहब तो जेल के अंदर अपनी फौज से ना लड़ो, ये अपने मुल्क के खिलाफ ट्वीट ना करो, तो खत्म हो जाएगी बात। वो गुजारिश ये है कि हम वो जो लोग काम करते हैं, हमारे ऑफिशियल ट्वीट से तो कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई ना, मैं मानती हूँ नहीं हुई। मेरा पॉइंट सॉरी सर ये है कि अगर खान साहब एक ट्वीट कर दे, खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हो जाए और अपने सारे वोटर्स को, सपोर्टर्स को, अपने जो कीबोर्ड आपके वॉरियर्स हैं उनको कह दे कि अब आर्मी के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ एक ट्वीट नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल, इट टेक्स टू टू टैंगो। अगर आप अब माहौल और हो गया है, अब बातचीत करना आसान हो गया है इस मामले में, ठीक, पहले नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कॉर्नर किया गया, बहुत नुक्कड़ से लगाया गया। इमरान खान समेत उनकी फैमिली समेत उनके लीडरों को, उनके कारकुनान को, उनकी जो पार्लियामेंटेरियंस को, फीमेल्स को इवन नहीं बख्शा गया। तो वो एक चीज़ अपना गिला अपनी जगह है, और वो फॉर्म 47 की हुकूमत को कोई लीगलाइज नहीं करेगा, मानेगा नहीं। देखें, बाकी अपने सियासी खिलाफ रख के भी बातचीत हो सकती है। बातचीत का जो क्वेश्चन होता है ना, सियासतदान अपना मौका बदले बगैर भी बातचीत करते हैं, और बातचीत करनी चाहिए। मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने किया, मैं भी जो आप कहना चाह रही हैं मैं कह देता हूँ, इन्होंने इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा की, इन्होंने आसानियाँ पैदा नहीं की हैं। जो हॉक्स थे ना, जो कि हर चीज़ के ऊपर, और ख़ुद वो उसमें जो 90% 95% हैं वो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स नहीं हैं, वो बाहर बैठ के बहरहाल उन्होंने मुश्किलात पैदा की। आमिर इलियास राना साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, और हमने बहुत अरसे से ये देख रहे थे कि ये कहा जाता था कि ये अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको किसी किस्म का रिलैक्सेशन चाहिए खान साहब को या पीटीआई को, तो जो आपके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो हॉक्स हैं या जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनको थोड़ा सा लगाम डालनी होगी। अब हुआ कि जी ये जो जिस नजम सेठी साहब जिस मुलाकात की बात करते हैं, सोर्सेज उसको तमामी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन कि जी खान साहब ने एक ट्वीट की और उसके जवाब में चुप करा दिया सारे वॉरियर्स को। उन्होंने कोई ऐसी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के और पाक फौज के हक़ में ट्वीट्स करनी शुरू कर दी। पहले तो बताइए, नजम सेठी वाली बात जो है, ये खबर जो है, इस पे क्या कोई सदाकत है आपके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? देखिए जी, खबर उनकी अपनी है, उसके ऊपर तजिया नहीं, लेकिन हमने भी चेक की, ज़ाहिर है खबर आई तो मैंने तो ट्वीट कर दिया था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रेटिंग का चक्कर है। अब क्या कर उस बात का। खान साहब के साथ अगर किसी ने बात करनी थी और जो भी होनी थी, आप नहीं देख रहे कि हमने जंग से पहले राफेल के सिग्नल जैम किए थे? क्या खौफ था हमारी फौज को? उनके एयर मार्शल को बात समझ आ गई थी, मोदी को समझ नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं तुम सैक हो, हम तो लड़ेंगे, लड़ लिए। हमने तो बार बार बताया, जूते मारे उनको टिका के, राफेल गिरा के बताया। फिर जब मिसाइल लेके आ गए तो जो सारी दुनिया हमें कह रही थी कि यार आप रिस्पॉन्ड ना करें, और अमेरिका के सदर और मार्को रूबियो दोनों ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जाने, इंडिया जाने,
और फिर जब हमने जाना तो फिर सारी दुनिया ने जाना, तो फिर सारे आगे बातचीत कराने के लिए। पाकिस्तान का तो पहले से ही मौकफ था। अब ये सियासत में भी समझ लेनी चाहिए बात कि आप प्रेशर दे के कोई चीज रियासत से नहीं बनवा सकते, और आपके तजर्बे तो पहले ही नाकाम हो चुके हुए। इन लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग बातचीत के लिए इमरान खान के लिए रास्ता बना सकते हैं उन्हें रास्ता दें और रास्ता लें। सियासी जमात वो नहीं हो सकती कि जी आपने कोई अपना विंग बनाना है अस्करी और आप लड़ लेंगे, तो वो फिर लड़ आपने देख लिया अकल। आमिर इलियास राना साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल थोड़ा सा और ये करना चाह रही हूँ कि इससे जो सोशल मीडिया का जो मूड चेंज हुआ है, जिस तरह से कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स या पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जिस तरह से ये जंग एक साइबर वॉर लड़ी है ना, मतलब सोशल मीडिया वॉर लड़ी है, इसको भी अब कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके लिए कोई हिकमत अमली कहीं ना कहीं हुकूमती सतह पर किसी सतह पर डिज़ाइन हो रही है, ये सोच आ रही है कि अब इस मोमेंटम को भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ये रखा जाए। मादरत के साथ ये आपकी राय हो सकती है कि नहीं, सवाल है सर, वो तो लड़ रहे थे रिलीज इमरान खान, इसको करो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपने चूंकि वो सवाल में ये राय भी दी ना अपनी कि उन्होंने लड़ी, मेरा जवाब इस पे मुख्तलिफ है। उन्होंने नहीं लड़ी, वो लड़ रहे थे कि इमरान खान को रिलीज करो फिर हम करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम थी, ये जो सब ने अपने आप के ऊपर खुद कौम तारी कर लिया ना, ये वो कौम थी जो पाकिस्तान का झंडा लेके मिसाइल गिरने के ऊपर, जब हमने उसको खराब किया, तोड़ा रास्ते में, हवा में उड़ाया उसे, तो हमारे लोग झंडा लेके पाकिस्तान, आपको पता है ना, नूर खान बेस पे आ गए थे। ये है कौम जो सारी दुनिया पे आई, फिर लोगों का मूड बदलना मजबूरी बन गया। और उसके मैं उन सब के ट्वीट्स निकाल के दिखा दूंगा कि वो क्या कह रहे थे। जो ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं वो खुद एक फसाद फैला रहे थे इस मुल्क में, उस वक्त वो ब्लैकमेल कर रहे थे रियासत को, और अब अपना मुंह काला होने की बुनियाद पे वो आ रहे हैं कि हमने चलाया। भाई आप चला के देख लो, आप तो पहले भी रियासत को गिरा चुके थे। पाकिस्तान के खिलाफ आपने दुनिया भर में करारदादों के साथ काम किया, आपने जगह जगह मुजाहरे किए, आपने यहाँ नौजवानों को अंगेख्त किया, गालियां दिलवाई, ठीक है। अब देखें ना माशाल्लाह, ये यकजहती का वक्त आया तो कौम खड़ी हुई है, ये वॉरियर नहीं खड़े हुए, ये मजबूरन आके खड़े हुए। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल, अलीमा खान अब कह रही हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, तीनों बहनें तहरीक चलाएंगी, पार्टी तितर बितर है, पार्टी के हालात नहीं है, और ये मेरे ख्याल है ये वक्त भी नहीं है। इससे कौम जो है वो जिस तरह से यकदिल यकजान हुई भी है और डेफिनेटली अपने पाक फौज के साथ हुई भी है, फतह को सेलिब्रेट अभी तक कर रहे हैं, उसमें ये तहरीक चलेगी और वो भी तीनों बहनें चलाएंगी, ये कैसे कामयाब होगी? मेरा ख्याल में रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त माहौल है तहरीक चलाने का, और सियासी माहौल पहले बनाना पड़ता है। और इस वक्त जो ज़ाहिर बहनें हैं, जज्बाती रिश्ते हैं, और उनका ख्याल ये है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। मैं इस राय से इमरान खान साहब के सामने भी उनको मैंने ये बयान किया है, और मेरी बड़ी खुली राय हमेशा है, लोग नहीं निकलेंगे, लोग वोट देंगे आपको, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अगर आप कहें कि लोग आपके साथ 17 शादियाँ हुई हमारी 26 नवंबर को, तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, उसके बाद जो है लोगों का निकलना जो है मुश्किल है। और जो तक फिर उसके बाद आप तारीख में जो मामलात आप रखना चाह रहे हैं, अगर आप ये कहें कि 4-5 लाख लोग आके तो इमरान खान साहब को रिलाइज़ कराएंगे, सबसे पहली बात तो इतना बंदा आप कर नहीं सकते। हाँ। और दूसरी बात यह है कि आप तमाम तरफ जो है रिसोर्सेज भी आपके इतने नहीं हैं। और इमरान खान साहब की ज़ात हो तो अलग बात है, इमरान खान साहब की ज़ात के अलावा उनकी फैमिली हो या उनकी पार्टी, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी शख्सियत है जो कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर सके और इतने बड़े तादाद में लोग। अलीमा खान साहब की पार्टी क़यादत से मायूस है, उनका इन्फ्लुएंस है पार्टी। मायूस होना तो कुदरती बात है ना, उसकी वजह यह है कि ये जो मौजूदा क़यादत है ये सियासतदान तो नहीं है ना, ये तो वो लोग हैं जो जिनको सियासत समझ नहीं आती, पार्टी संभाल रहे हैं खाली। माशाल्लाह आए हैं जो कि बहुत कोना मश्क लोग, 2 साल में उन्होंने पार्टी की वो हालत कर दी। अभी आके इंटरनल लड़ाइयाँ इतनी बढ़ा दी हैं कि किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो कोई रेलेवेंट रहे, पहले अपने इख्तिलाफात ख़त्म करे, 6 महीने लगेंगे, फिर जाके बात होगी। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फैसल चौधरी साहब। आमिर इलियास राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इससे जो पार्टी की कंडीशन है वो तो अपनी जगह के, जो इंटरनल रिफ्ट एंड एवरीथिंग, बट अदर दैन दैट इससे जो पाकिस्तान में माहौल बन चुका है उसमें ज़रूरी है कि पार्टी पॉलिसी को भी रीथिंक किया जाए। प्रोग्राम से दीजिए नादिया को मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।